जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट परख के अंतर्गत जो भी मॉडल पेपर जारी किए गए हैं उसमें जो मॉडल पेपर जो तीसरा जो सेट नंबर 3 है हम उसकी चर्चा करेंगे। सेट नंबर 3 क्लास 12वीं का पार्ट ए, विषय है अर्थशास्त्र। सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स है, क्लास 12वीं के वे स्टूडेंट जिनको जैक बोर्ड के अंतर्गत फाइनल एग्जाम देना है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस सेट से, इस मॉडल से जो बहुत सारे प्रश्न जो फंस सकते हैं आपके फाइनल एग्जाम में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। यहाँ पे हम देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है हम किसका अध्ययन करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है हम लोग व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। हम लोग जो फर्मों के बारे में पढ़ते हैं, उत्पादकों के बारे में पढ़ते हैं, उद्योग के बारे में पढ़ते हैं, बाजार के बारे में पढ़ते हैं, लागत के बारे में पढ़ते हैं, उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं, उपयोगिता के बारे में पढ़ते हैं, उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पढ़ते हैं, मांग के बारे में पढ़ते हैं, पूर्ति के बारे में पढ़ते हैं, वस्तु की कीमत के बारे में भी पढ़ते हैं, साधन कीमत निर्धारण, जो साधन है, जो उत्पादन के साधन है, जो भूमि श्रम पूंजी है, उनकी कीमतों का निर्धारण कैसे होता है ये भी पढ़ते हैं। आर्थिक कल्याण के बारे में भी समझते हैं। तो पहले का डी आंसर होगा ओवरऑल सभी। दूसरा, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो आर्थिक समस्या को दर्शाने वाला जो वक्र होता है वो पीपीसी वक्र होता है, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं, उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं। तो दूसरे में जो आंसर होगा वो डी होगा, उत्पादन संभावना वक्र द होगा। तीसरा, कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है। तो बजट रेखा की ढाल ऋणात्मक होती है, बाएं दाएं नीचे की तरफ गिरती है, और इसकी ढाल जो होती है वो -px/py होती है। तो तीसरे का आंसर होगा -px/py। चौथा, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन कौन से है। तो मांग को प्रभावित करने वाले जो तत्व है, कीमत भी है, आय में परिवर्तन भी है, उपभोक्ता की रुचि भी है। ये सारी चीजें जो क्या करती है, मांग को प्रभावित करती है। तो चौथे का जो राइट आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। पांचवा हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं मांग की मात्रा जो है x पर ली गई है, कीमत को जो है y पर लिया गया है। तो ये जो मांग के प्रति ये जो वक्र है जो समांतर है, पूर्तिया लोचदार है। इसको बोलते हैं पूर्तिया लोचदार मांग। क्या बोलते हैं? पूर्तिया लोचदार की स्थिति में जो मांग रेखा होती है, ये जो मांग रेखा होती है, पूर्तिया लोचदार की स्थिति में ये रेखा इस तरह से जाती है, एक के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पे जो लोच होगा वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। तो पांचवें का जो राइट आंसर होगा पूर्तिया लोचदार मांग। छठा, निम्न से कौन उत्पादक फलन को व्यक्त करता है। तो उत्पादक फलन का जो सूत्र, जो सामान्य सूत्र होता है यही होता है Q इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। ये इसका सूत्र होता है उत्पादन फलन का। तो यहाँ पे C से स्टार्ट किया, ये गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। यहाँ पे दिया Q इज द फंक्शन ऑफ P प्राइस, ये भी गलत है, जबकि Q इज द फंक्शन क्या है, कैपिटल ऑफ लेबर की बात है। एक यहाँ पे समझ दिया है Q इज द फंक्शन ऑफ C। अब यहाँ पे जो C है ये कैपिटल ऑफ लेबर हो सकता है, तो Q इज द फंक्शन ऑफ C। तो छठे का जो राइट आंसर होगा विकल्पों के अनुसार ये बी होगा। क्या होगा? बी। आगे हम लोग देखते हैं, किस बाजार में AR/MR होता है। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है, तो होगा पूर्ण प्रतियोगी बाजार। तो सातवें का राइट आंसर होगा द, पूर्ण प्रतियोगिता। आठवां, पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न करती है। इस कथन को किसने कहा था? तो JB से ने कहा था, प्रोफेसर JB से ने कहा था। तो आठवें का होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं,
बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। दो चीजें होती हैं, एक होता है मूल्य विभेद और एक होता है वस्तु विभेद होता है। मूल्य विभेद में क्या होता है कि जब हम एक ही वस्तु को जो है भिन्न भिन्न बाजारों में भिन्न भिन्न क्रेताओं के बीच अलग अलग कीमतों पर बेच देते हैं, तो इसको बोलते हैं मूल्य विभेद। एक ही वस्तु को अलग अलग कीमतों पे बेचना जो है ये मूल्य विभेद कहलाता है। वस्तु विभेद में क्या होगा, तो वस्तु विभेद में जो वस्तु की प्रकृति होगी वो अलग हो जाएगी, मतलब कि वस्तु की जो क्वालिटीज है वो अलग अलग हो जाएगी। जैसे आप बाजार में देखते हैं कि आलू, एक नया आलू होता है, एक पुराना आलू होता है, तो दोनों आलू में उनकी क्वालिटी में थोड़ा अंतर लग जाता है। एक देसी आलू होता है, एक पुराना, एक विदेशी आलू होता है, एक सफ़ेद आलू होता है, एक रेड कलर का आलू होता है। तो जब किसी वस्तु की गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में डिफेक्ट आ जाता है, अंतर आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं वस्तु विभेद बोलते हैं। जैसे हम मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारे स्मार्टफोन आ गए हैं। अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए तो हर कंपनी के स्मार्टफोन आपको मिल जाएंगे, लगभग जो उनके जो है क्वालिटीज भी काफ़ी मिलती जुलती रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ संशय जरूर होता है उनके फंक्शन में, उनके स्टोरेज क्षमता में, उनके रैम में, उनके कलर में, उनके डिजाइन में। है तो मोबाइल ही जो है, सारा मोबाइल का तो एक ही काम है, बात करना, सर्चिंग करना, वीडियो कॉलिंग करना, सोशल साइट पे जाकर जो है सोशल साइट चलाना, सारे मोबाइल तो काम एक ही करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है मोबाइल की जो क्वालिटीज है उसमें अंतर आता है। कोई ऐसा स्मार्टफोन जो बहुत तेज़ी से चलता है, कुछ ऐसे स्मार्टफोन जिनमें रैम बहुत ज़्यादा अधिक होता है, कुछ स्मार्टफोन की स्टोरेज क्षमता काफ़ी अधिक होती है। तो जब मोबाइल की क्वालिटीज में जब हम अंतर कर देते हैं तो इसी को बोलते हैं वस्तु विभेद बोल देते हैं। वस्तु विभेद में वस्तुओं की क्वालिटी में थोड़ी अंतर आ जाएगा। वस्तु एक ही होगी लेकिन उसके जो कई रूप होंगे और उनकी क्वालिटी अलग अलग हो जाएगी। तो निम्नलिखित वस्तु विभेद पाया जाता है। वस्तु विभेद जो है ये एकाधिकार बाजार पाया जाता है। शुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता, इन दोनों ही बाजारों में समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, यानी वस्तुओं की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता है। एक ही प्रकार की वस्तु होगी और समरूप होगी, उसकी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन जो एकाधिकार बाजार है, एकाधिकार बाजार में समरूप और असमरूप दोनों प्रकार की वस्तुएं होती हैं। तो इस बाजार में जो है वस्तु विभेद जो देखने को मिलता है वो अधिकांशतः एकाधिकार बाजार में मिलता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो यहाँ पे जो स्थानापन्न वस्तुएं पाई जाती हैं, तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी वस्तु विभेद देखने को मिल सकता है। लेकिन जो इसका विकल्पों के अनुसार जो राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा एकाधिकार। 9 में सी होगा। 10वां, निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। किसी मार्शल ने कहा था कि किसी वस्तु की कीमत जो है मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। 10वें का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। पूर्ति या लोचदार पूर्ति को, यानी यहाँ पर पूर्ति या लोचदार है तो इनफाइनाइट होगा, अधिक लोचदार है तो एक से अधिक होगा, ये भी सही है। थोड़ा सोल्व करते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। पूर्ति या लोचदार पूर्ति, पूर्तिया होगा तो लोच का मान अनंत होगा। अधिक लोचदार होगा तो लोच का मान इकाई से अधिक होगा, यानी ये भी सही है। पूर्तिया बेलोचदार होगा तो ऐसी स्थिति में जो लोच होगा वो 0 के बराबर होगा। उपयुक्त सभी, यानी सारे जोड़े सही है, सारे कथन सही है। तो 11 का द होगा उपयुक्त सभी। फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त, तो फर्म के संतुलन की 2 शर्तें होती हैं, एक आवश्यक और एक होती है पर्याप्त शर्त। तो पहली जो आवश्यक शर्त है, जो प्रथम शर्त है वो यही है कि MC बराबर MR। दूसरी शर्त है कि MC की जो ढाल है, जो इसकी जो स्लोप, इसका जो स्लोप है वो अधिक होना चाहिए किससे, MR से। ये आवश्यक है, ये पर्याप्त है, ये नेसेसरी है, ये सफिशिएंट है। तो प्रथम शर्त इसी को बोलते हैं MC बराबर MR। तो 12 का अ सही होगा। निम्न से कौन सा कथन सत्य है। औसत लागत ऐसी बराबर दिया, औसत जो लागत होती है वो AFC
प्लस एबीसी का योग होती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का योग होती है। औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत के योग को बोलते हैं औसत लागत बोलते हैं। तो एसी बार यहाँ पर टीएफसी माइनस टीबीसी दिया गलत है। एसी बार एफसी को यहाँ टीबीसी आ गया गलत है। यहाँ पे एसी बार टीएफसी प्लस एबीसी ये सही है। यहाँ पर टोटल आ गया ये भी गलत है। द एसी बराबर होता है एफसी प्लस एबीसी द, यानी इसका राइट आंसर होगा द। 13 का द आंसर होगा। आगे बढ़ देखते हैं। अल्पकालीन उत्पादन दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा? अल्पकालीन उत्पादन फलन में हमने पढ़ा था, परिवर्तनशील साधन उत्पादन के नियम हमने पढ़ा था कि कोई भी उत्पादक जो विवेकशील है वो उत्पादन की द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना पसंद करता है। उत्पादन की द्वितीय अवस्था यानी 14 का बी। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाएगा। बात की जाए सामान्य कीमत की तो ये विषय है समष्टि अर्थशास्त्र। किसका विषय है? समष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन अगर जब हम बात करेंगे कीमत की, तो कीमत की जब बात करेंगे, किसी वस्तु की कीमत की बात करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय हो जाता है। लेकिन जब बात करेंगे सामान्य कीमत की तो वो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय होता है। तो सामान्य कीमत ये समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। तो 15 का बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? तो द्वितीय क्षेत्र जिसको हम विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं, इसके अंतर्गत जो वस्तुओं को के उत्पादन को हम लोग देखते हैं, विनिर्माण क्षेत्र देखते हैं। या यहाँ देखा जाए बीमा, बैंकिंग और व्यापार, ये जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जिसको हम सेवाएं बोलते हैं। तृतीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं सेवा से तो बोलते हैं बीमा, बैंकिंग और व्यापार। जो विनियोग है, जो निवेश है, निवेश जो है ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो छठे का जो आंसर होगा वो द होगा, विनियोग। 17 क्या शब्द है? यहाँ पर हम वही देख रहे हैं, फिर से घिसावट आ गया, घिसावट घिसावट घिसावट। तो जो सपोज कीजिए जो ग्रास है, ग्रास में से जो हम क्या करते हैं, घिसावट को घटाते हैं, घिसावट को घटाते हैं तो ये नेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो शकल है, जो शकल है वो शुद्ध में कन्वर्ट हो जाता है, शुद्ध में, शकल शुद्ध में कन्वर्ट हो जाता है। यदि हम ग्रास में से घिसावट घटाएंगे तो हमको शुद्ध मिलेगा, नेट मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रास यहाँ पे है, यहाँ पे जोड़ा गया है तो गलत है। ग्रास यहाँ पर भी इसमें से घटाया जा रहा है, यानी जी में से जो है ये जो ग्रास नेशनल जो प्रोडक्ट है इसमें से इसको घटाया जा रहा है। जब घटाएंगे तो ये जी कन्वर्ट हो जाएगा एन में, यानी 17 का आंसर होगा सी होगा। एनएनपी बराबर जेपी माइनस घिसावट, ये सही होगा। बाकी यहाँ पे प्लस किया गया है गलत है, और यहाँ पे शुद्ध में से घटाया जा रहा है जो कि गलत है। आगे हम देखते हैं 18वां। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तीनों क्षेत्र आते हैं। ये भी आता है, ये भी आता है, यानी राइट आंसर होगा द। इनमें से सभी 18 का द। 19 निम्नलिखित किसके अनुसार मुद्रा हुआ जो मुद्रा का कार्य करे? इसको हार्टले विधर से निकाला था, तो 19 का अ, 19 का अ होगा। 60 गुणक होता है, तो 60 गुणक जो होता है 1/CR होता है, 1/CR, तो 20 का अ हो जाएगा। आगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। 21 का भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1935 में होती है, 1 अप्रैल 1935 में होती है। और 1949 में 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 22। नरसिम्हा समिति का संबंध निम्नलिखित किससे? तो नरसिम्हा जो समिति थी वो बैंकिंग सुधार से संबंधित थी। बैंकिंग सुधार से संबंधित जो समिति थी वह नरसिम्हा समिति थी। तो 22 का ब। 23 कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित पर किस पर निर्भर है? तो कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो पूरी तरह से प्रभावपूर्ण मांग पर आधारित है। 23 का अ होगा, प्रभावपूर्ण मांग। 24 एमपीसी का मान होता है, तो एमपीसी जो होती है एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है। तो ऐसी स्थिति में जो एमपीसी है
एमपीसी 0 भी हो सकती है, अगर एमपीसी 0 कर दे तो एमपीसी 1 भी हो सकती है। तो कहेंगे जो हमारी एमपीसी होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, 0 से अधिक और 1 से कम होती है। तो ऐसी स्थिति में एमपीसी का मान होगा 0 से अधिक 1 से कम। 24 का इसका राइट आंसर होगा। 25 राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो राजकोषीय नीति में जो है सार्वजनिक व्यय को, सार्वजनिक ऋण को, सार्वजनिक आय को, करारोपण को, बजट को, सबको शामिल किया जाता है। तो 25 का जो आंसर होगा वो द उपयुक्त सभी। आगे हम बढ़ते हैं। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च की जो अवधि होती है वो हमारा होता है वित्तीय वर्ष, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च। 26 का प्रत्यक्ष कर वे कर है, जो जिस व्यक्ति या संस्था पर लगाए जाते हैं उसका भुगतान उसी को करना पड़ता है। तो इसमें आयकर और उपहार कर ये दोनों ही क्या है? प्रत्यक्ष कर है। तो 27 का आंसर होगा और वह दोनों सब। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियां कैसी काम कर रही हैं, इन पर डिपेंड करता है विदेशी विनिमय दर। 28 का द होगा। 29 भुगतान शेष का घटक है। तो भुगतान शेष में चालू खाता पूरी खाता दोनों आता है, यानी आंसर होगा स और वह दोनों। 29 का स। व्यापार शेष में दृश्य वस्तुओं और सेवाओं को शामिल, दृश्य वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो दृश्य वस्तुओं का निर्यात और दृश्य वस्तुओं का आयात जिसको शामिल करते हैं। तो 23 का अ। ये रहा 30 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण सेट रहा। इस सेट से भी कई सारे प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस सेट को भी आप लोग देख लीजिएगा। कल मैं बात करूंगा चौथे सेट की बात करूंगा। 5 सेट है प्रोजेक्ट परक के अंतर्गत जो है 5 मॉडल पेपर जारी किए गए हैं। अगर ये 5 मॉडल पेपर आप देख लेते हैं तो आपके 100% मार्क्स जो है यानी 30 में 30 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।